हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। देखो यार, मेरी बातें आप 1 मिनट सुनना, उसके बाद इस वीडियो को स्किप करना हो तो कर देना, ठीक है? और अगर पूरा देखना हो तो पूरा देख लेना। देखो, इस साल का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं लिख कर देता हूँ कि आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है ना, तो उनमें से लगभग 15 प्लस जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होंगे, यानी जो 2020 का या फिर 2022 का या फिर 2019 का पेपर है उसके। जी हाँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो में मैं आप लोग का ये 2020 का जो पेपर है और जिसका कोड है 801 MG, और इधर नीचे एक है, यहाँ पे देख सकते हो, जिसका कोड है 801 ME। इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लगी, लेकिन शायद आपको एग्जाम में उसका हर्जाना भुगतना पड़े अगर आप इसको सॉल्व नहीं किए हो तो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे। इसके अलावा मेरे पास देखो, आप सब लोग जानते हो कि कई कोडों के पेपर आते हैं, लगभग 5-6 प्रकार के। तो 2020 के ये देखो MD है यहाँ पे, उसके अलावा MF है, उसके अलावा यहाँ मैं दिखा देता हूँ MA है, और यहाँ पे ये MB है, यानी 6 कोड के पेपर हैं मेरे पास। ये पूरे के पूरे जितने भी आप लोग के 2020 के 6 कोड के पेपर आए थे, 6 के 6 कोड के पेपर। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल इन 2 कोड के पेपरों का सॉल्यूशन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उनका भी करा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट प्रश्न है उसमें देखो, इस प्रकार का प्रश्न पूछा करता था पहले, लेकिन अब नॉर्मली 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, हमें ये 4 ठे कथन दिया, इसमें से कोई एक सही है, उसका आंसर हमें देना है। फर्स्ट यहाँ पे देखो बोला है कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, ये हमें बोला है। तो ये सही बात है? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि देखो विचार विधि को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये सही बात है, लेकिन यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, बल्कि इनके द्वारा लिखित एक निबंध विधा की रचना है। ठीक, चलो अगली, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। बिल्कुल गलत भाई, उजली आग के तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, न कि यशपाल। ठीक, चलो। और थर्ड में है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं, बल्कि प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत, तो ये हम लोग का चौथा सही, और ये बिल्कुल सही है। जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है वो सफल भेंटवार्ता लेखक है। ठीक, चलो। तो देखो यहाँ से आपको इस एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। तो ये काफ़ी प्रीवियस ईयर लगाने का यही फ़ायदा होता है। आगे देखो, मैं इस तरह काफ़ी सारे लोग होंगे ना जो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वो पढ़ने का तरीका गलत होता है। आप ये ऑप्शन को एक्सप्लेन करते जाओगे ना, तो आप नई नई चीज़ें भी सीखते जाओगे। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग ख प्रश्न कर लेते हैं। ये है कि निर्भीत ओके, कई कृतियाँ दी है, इसमें से किसी एक का नाम लिखना होता था, लेकिन इसमें से कौन आएगा आप लोग के एग्जाम में हमें तो पता नहीं है। तो चलो इनको हम सबको देख लेते हैं। फर्स्ट है रस मीमांसा। सब लोग जानते हो भाई, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और इसकी विधा भी जान लो, आलोचना विधा की यह रचना है, क्योंकि विधा भी पूछ सकता है। झूठा सच के लेखक यशपाल है। जी हाँ मेरे दोस्तों, झूठा सच के लेखक यशपाल है। जो यहाँ उजली आग बोला था ये गलत था, उजली आग के लेखक यशपाल नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, यहाँ झूठा सच के लेखक यशपाल होंगे। ठीक, और ये जो झूठा सच है यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है, ये भी आप याद रखना। ओके, गोदान सब लोग जानते हो भाई, प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। ठीक, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ओके, चंद्रगुप्त के लेखक कौन है भाई, ये हमें बताना है। तो देखो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा होगा, इसके लेखक हम लोग के जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, और जयशंकर प्रसाद का आप लोग जीवन परिचय भी याद कर लेना, निश्चित है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगला, दीपदान एकांकी लेखक भाई सब लोग जानते हो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, चलो ये क्या भूलू के याद करूँ, किस विधा पे आधारित रचना है? तो आप लोग याद रखना, आत्मकथा विधा पे आधारित रचना है, और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। ओके, शुक्ल युग की किसी एक, इसका तो कोई मतलब नहीं है। रीतिकल की, इसका भी कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव में, इस ऐसा तो थोड़े पूछेगा। गीतावली, ओके ये पूछ सकता है कि गीतावली के कवि का नाम लिखिए, और 4 ठे ऑप्शन उसमें से दे देगा, मतलब कहेगा, इसको ऐसे मॉडिफाई कर पूछेगा कि गीतावली के लेखक है, और 4 ठे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक का आपको आंसर मतलब
चूज कर OMR में भरना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इस बार का जो पेपर है OMR सीट पे हो रहा है। ठीक, चलो। तो गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है गीतावली को। तो ये हम लोग का यहाँ तक खत्म, इतना ही ऑब्जेक्टिव था ये 2020 के पेपर में। ठीक, तो इस साल के पेपर के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं साइड रखता हूँ। अब जो ये कोड है हम लोग का ME 801 ME, इसके जो ऑब्जेक्टिव है चलो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। यार ये रेड वाली पेन कहाँ चली गई? चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, वही हमें यहाँ पे कथन दिया हुआ है चार्ट है, इसमें से कोई एक सही उसे पहचान कर लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है। गलत है भाई, नाटककार नहीं है, एक प्रख्यात हम बोल सकते हैं कि वो आलोचनात्मक लेखक, उसके अलावा एक इतिहासकार, ठीक है, और एक निबंधकार के रूप में फेमस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, न कि नाटककार के रूप में फेमस है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, हमें बोल रहा है कि रामविलास जो शर्मा है वो उपन्यासकार के रूप में फेमस है या प्रसिद्ध है, हमें ये बोला है ये सेकेंड क्वेश्चन में। तो ये हमें बताना है कि ये गलत है कि सही है। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये रामविलास जो शर्मा है ये आलोचनात्मक लेखक हैं, ठीक है, यानी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड है कि क्या भूलूं के याद करूं कहानी विधा की रचना है। गलत है भाई, कहानी नहीं बल्कि आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत सिंह उपाध्याय, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये आप लोग का गद्य पाठ में एक चैप्टर भी है। तो चलो ये हो गया। इसके बाद इधर हम लोग देख लेते हैं, इधर कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमें रचनाएं दिया है, ठीक है, इनकी हम लोग देख लेते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा। ओके, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप लोग याद रखना। और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाने वाला होगा वो आपको फंसाएगा। कैसे? कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, और उसमें 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा और फर्स्ट आपका दिया रहेगा आत्मकथा। लड़के सोचेंगे कि बाणभट्ट की आत्मकथा इसमें यूज हुआ है, इसका मतलब ये आत्मकथा विधा की रचना है, और इसका मतलब OMR में फर्स्ट ही आंसर भरेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास विधा की रचना है, न कि आत्मकथा विधा की रचना है। तो आप लोग याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। रसमीमांसा, भाई सब लोग जानते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है, एक आलोचना विधा की रचना है रसमीमांसा। ओके, अगला है कि अर्धनारीश्वर। देखो अर्धनारीश्वर के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक, देखो इसमें काफ़ी आपको डाउट होगा। विष्णु प्रभाकर, एक है विष्णु प्रभाकर, और इसकी अगर हम विधा बोले तो उपन्यास, ठीक है। देखो, और एक इसी नाम से रचना है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, और उसकी विधा है निबंध। ठीक, तो ये आप लोग याद रखना। अर्धनारीश्वर नाम से रचना 2 है, एक विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित जिसकी विधा उपन्यास है, और एक रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित जिसकी विधा है निबंध। अगर मैं एक बताता यहाँ पे, तो लड़के जिनको एक ये पता नहीं है जो मैं बताता उनको ये पता है, तो मतलब कमेंट में लिखते कि आप गलत बता रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा, तो इसलिए मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया। चलो अगली रचना सेवा सदन। भाई सेवा सदन के लेखक जो है वो सब लोग जानते हैं भाई, हम लोग के प्रेमचंद जी हैं। ठीक, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद। क्लियर? तो हमने ये 4 रचनाएं देख ली। अब चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम, इसका कोई मतलब नहीं। रेशमिताई, ओके, रेशमिताई की यहाँ पे विधा पूछा है तो ये पूछ सकता है, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे 20 मार्क के, तो उसमें ये पूछ सकता है। तो रेशमिताई किस विधा की रचना है, हमें ये पूछ रहा है। तो चलो इसके बारे में हम लोग सब कुछ जान लेते हैं। देखो रेशमिताई ये क्या है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित एक एकांकी विधा की रचना, इसको बोल सकते हैं नाटक एकांकी विधा की रचना। ठीक, चलो उसके बाद उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का कोई मतलब नहीं है इसका, रीतिकल नहीं। अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ हम लोग के रचनाएं दी हुई हैं, इन रचनाओं का हमें नाम लिखना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, इनका सॉल्यूशन। 1 मिनट, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ यार, गला बैठ रहा है थोड़ा, मुझे मेरी तबीयत खराब है। 1 मिनट। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इनको, जो हम लोग के ये बचे हुए क्वेश्चन है। देखो हिमकृतनी के लेखक, यहाँ हमें ये रचनाएं दिया हुआ है और हमें रचनाओं के रचनाकारों का नाम बताना है। तो देखो हिमकृतनी के लेखक कौन है? तो सिंपल माखनलाल चतुर्वेदी।
माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित ये एक कविता संग्रह है हेमकृतनी। और चिदम्बरा भाई सब लोग जानते होंगे, ये सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित एक कविता संग्रह। पथिक, पथिक की अगर मैं बात करूँ तो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा यह लिखित है। ठीक, तो आप ये तीनों याद रखना, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चौथा भी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के। तो देखो यशोधरा जो है, देखो सबसे पहले तो ये यशोधरा कौन थी, ये गौतम बुद्ध की पत्नी है ना यशोधरा, उनके ही ऊपर ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है ये यशोधरा नामक एक, इसको चंपू काव्य की विधा है, ये इसको बोला जाता है चंपू काव्य की विधा ये यशोधरा जो है। अब ये चंपू काव्य क्या होता है, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। चंपू काव्य मीन्स एक तरह से मतलब जो जैसे गद्य और पद्य दोनों का मिलन हो उसको चंपू काव्य बोलते हैं। बाकी इसकी विधा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप ये याद रखें कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये जो 2 कोड के पेपर थे, एक आर्ट्स एक ये ME और ये एक आर्ट्स एक MG, इन दोनों कोडों का हमने सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिया जो ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग के 4 और कोड बचते हैं, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, जितना मैंने बताया आप लोग याद करना। आई होप इसमें से आपको ज़्यादातर लगभग 80% याद भी होगा। नहीं याद है तो आप याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।